हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सैंपल पेपर, डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना, सारे ही डाउट, सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से कर लो। अब चलो डिटेल में एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सैंपल पेपर 26 का जो सैंपल पेपर है ना, वो यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। और काफी स्टूडेंट्स भैया ये सोच रहे होंगे कि भैया सैंपल पेपर तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो आप दोबारा से सैंपल पेपर क्यों सॉल्व करा रहे हो। तो भैया सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जो सैंपल पेपर है ना, ये सारे सैंपल पेपर से यानी अभी तक जितने भी तुम्हारे सैंपल पेपर आए हैं उन सब से बिल्कुल डिफरेंट है। उन सब से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये जो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस है ये तुमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो बोर्ड का पेपर आएगा, जो प्राइवेट कैंडिडेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर देंगे तो ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो ये जो सैंपल पेपर है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में क्वेश्चंस को रख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है, आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हर चीज़ डिटेल में डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। और जो स्टूडेंट्स भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और भैया शेयर भी कर दिया करो तुम लोग वीडियो को। ठीक है, चलो वापस से फटाफट से स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर को। सैंपल पेपर में जो हमारा कुछ ऊपर का जो बैनर टाइप का होता है, वो बैनर टाइप का ये लिखा होता है, तुम लोगों को पता ही है। 70 मार्क्स तो जो तुम्हारा पेपर है वो रिप्रेजेंट किया गया है, एंड 3 घंटे तुम्हारे अलाउड है। भैया ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हो, ये सब चीज़ें हमको ऑलरेडी पता है, बट एक बार और देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि तुम्हारे देखो 33 क्वेश्चंस होंगे जिसमें तुम्हारे इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कुछ चॉइसेस भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें तुमको चॉइस करके क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, फर्स्ट में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे सेक्शन ए में तुम्हारा 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि तुमको 1 मार्क्स कैरी करेंगे तुम्हारे। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि तुमको 2 मार्क्स मिलेंगे। सी में तुम्हारे 7 शॉर्ट आंसर्स होंगे, सॉरी क्वेश्चंस होंगे, हाँ 3 मार्क्स। एंड 5 में तुम्हारा सेक्शन डी में तुमको केस बेस्ड स्टडी, जो कि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने इस बार कहा था कि कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड क्वेश्चंस है यानी 50% तुम्हारे वो पूछे गए हैं। 50% का मतलब ये है कि तुम्हारा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो तो 16 है इस बार, बट लास्ट के जो क्वेश्चन थे ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, उनको यहाँ पे सीबीएसई ने केस बेस्ड स्टडी में ट्रांसफर कर दिया है। जो कि दोस्तों यहाँ पे 2 केस बेस्ड स्टडी जो दिखी गई है तुम्हारी वो 4 मार्क्स की है। अब भैया तो हर साल आती है, लेकिन इस साल डिफरेंट है। इस साल डिफरेंट अभी आगे देखने को मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, आगे अब मैं आगे दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंट है। ठीक है, सेक्शन ई में देखो लिखा हुआ है हमारा कंसिस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कैरिंग द 5 मार्क्स। 3 जो लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हारे हैं वो तुमको 5 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू यानी सेक्शन ए की तरफ। ठीक है, फटाफट से। और देखो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं कि भैया हमको टेंशन हो रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे करें। देखो यहाँ पे हर चीज़ सीखने वाले हो, यहाँ पे आ रहे हो तो हर चीज़ सीखो, लर्निंग के बेसिस में नहीं कि हर चीज़ भाई लर्न कर लिया, अरे यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको लर्न कर ले, दिमाग में रख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सब निगेटिव थॉट्स निकालो यार, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस अपने हाथ है, ठीक है, और लर्निंग भी अपने हाथ है। यहाँ पे आ रहे हो तो हर चीज सीखना कि भैया कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे हम सीख रहे हैं हर क्वेश्चन को। ये इस बार टफ लगेगा तो अगली बार जब क्वेश्चन सैम्पल पेपर की वीडियो आएगी या क्वेश्चन पेपर की वीडियो आएगी हम उसमें सीखेंगे। 2-3 बार जब लगातार सीखोगे तब तुम्हारी जो स्किल है वो बिल्ड होगी। ठीक है, हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़े से स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अब वापस से ट्रैक पे आ जाओ। सेक्शन ए में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड एज पर द आईयूपीएससी सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें से तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब भैया इसको कैसे पहचानना है कि हमारा कंपाउंड क्या है क्या नहीं, फलना है ये वो। सबसे पहले ये देखो कि कार्बन कितने हैं। सबसे पहले जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तुमने ऑर्गेनिक चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो तुम भैया इतना तो पता तुम कार्बन काउंट तो कर सकते हो ना कि कितने कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है भैया। किसमें किसमें स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन में हमारे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, लिख लो यहाँ पे 5। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ पे पैरेलल्स में कितने हैं, देखो पैरेलल में कितने हैं 1 2 और 3 कितने हमारे पैरेलल रो में है, तो 3 ये लिख लो यहाँ पे। तो हमारे 3 कार्बन हो गए, 5 कार्बन यानी कितने कार्बन हो गए यहाँ पे 8 कार्बन हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। 8 कार्बन क्या हो गए हमारे, प्रेजेंट हो गए। अब देखो यहाँ पे फिर सबसे पहले ये देखो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड दिया है इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कार्बन की बॉन्डिंग करेंगे। देखो
सबसे पहले तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें। देखो अब यहाँ पे हमको देखना है कि कार्बन की बॉन्डिंग कहाँ से करें, तो चलो यहाँ से करते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो फिर यहीं से काउंट करना, 1 2 3 और 4। देखो ऊपर वाला कंपाउंड, यानी सेकंड कंपाउंड से हमने डबल बॉन्ड को लिया, फर्स्ट कंपाउंड से हमने सिंगल बॉन्ड को लिया, तो हमारे कितने कार्बन हो गए, 3 और 4 कार्बन हो गए। 3 और 4 कार्बन देखो स्टार्टिंग में कहाँ लगे हुए हैं, स्टार्टिंग ऑप्शन नंबर 1 में लगा हुआ है, और कहीं लगा नहीं हुआ है, इसको काट दो, इसको काट दो। देखो 4 मेथाइल लगा हुआ है, ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सी और ए में से कोई ऑप्शन होगा जो हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले ये देखो कि डबल बॉन्डिंग कहाँ लगी हुई है, डबल बॉन्डिंग जहां लगी हुई है वहां से कार्बन को गिनना स्टार्ट कर दो, वहां से कार्बन को गिनना स्टार्ट कर दो, और वहां तक गिनो जहां तक पैरेलल रो नहीं है, जहां तक पैरेलल बॉन्ड्स नहीं है। कहां तक मैंने कहा, जैसे मान लो देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहां तक गिनो, उसके बाद देखो पैरेलल रोज लगी हुई नहीं लगी हुई है, तो ये देखो कि हमारे भैया 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यानी सबसे पहले 3 होगा हमारा, सबसे पहले क्या होगा हमारा 3 होगा, तो पहले रो को हटा देते हैं। 3 कार्बन दिखे, तो 3 कार्बन देखो हमको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है हमारा। फिर देखो आगे गिनो, फिर आगे काउंट करो, फिर पैरेलल रोज में देखो 1 2 3 एंड 4। पैरेलल रोज में देखो 4 कार्बन है, देखो पैरेलल रोज में देखो 4 कार्बन दिए हुए हमारे, तो 4 होगा, 3 के बाद जस्ट 4, 3 4 4। फिर देखो पैरेलल रोज में देखो 4 कार्बन दिए हुए हैं, ठीक है, 4 3 4 4 ट्राई मेथाइल पेंटुइन, यानी ट्राई मेथाइल पेंटुइन तुम्हारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले देखो कि डबल बॉन्ड किस में लगा हुआ है, उस ऑप्शन को पकड़ो, उसके बाद जो पैरेलल में कार्बन लगे हुए हैं उन कार्बन्स को ऐड करो। जब उन कार्बन को पकड़ोगे तो कितने कार्बन हो गए, अलग अलग, ऐड नहीं करना है यहाँ पे, अलग अलग रखना है, सेपरेट करके रखना है। मैंने तुम लोगों को सिर्फ हिंट बताई कि 5 कार्बन ये है, तो 5,3 ऐसे कार्बन को तुम यहाँ पे क्या करो, रिप्रेजेंट करोगे। अब हमको ऑप्शन के थ्रू जाना है, तो ऑप्शन में देखो 4,3, ठीक है, यानी क्या दिया हुआ 3,4,4 ट्राई मेथाइल टूइन, तो यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे वन ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स गिवन ओनली द ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसी कौन सी फॉलोइंग है जो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ ग्लूकोज को गिव करता है, यानी ग्लूकोज के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। अब मान लो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, बायोमोलिक्यूल्स में कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें ये तो पता है कि लैक्टोज तो आएगा नहीं, लैक्टोज तो मिल्क में यूज किया जाता है, मिल्क थ्रू यूज होता है, ठीक है, मिल्क के थ्रू यूज होता है, लैक्टोज तो होगा नहीं, यानी लैक्टोलूज जब होता है तो यहाँ पे लैक्टोसिटिक एसिड होता है, तो वो चीज यहाँ पे यूज हो नहीं होगा, तो इसको ऑप्शन नंबर 1 तो काट दो, 1 तो काट दो। बी में आओ, बी में क्या स्टार्ट हो सकता है, हाँ स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि भैया हमने पढ़ा था कि सुक्रोज और ग्लूकोज और सेलुलोज जो कि तीनों में ही स्टार्च काम आता है, ये तो पता ही होगा ना। देखो थोड़ा सेंस लगाओ, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड सेलुलोज में स्टार्च होता है, बिल्कुल सही है, इसको छोड़ देते हैं अभी। सुक्रोज की बात करें, हाँ भैया सुक्रोज में भी होता है, सुक्रोज सेलुलोज और ग्लूकोज इनमें भी स्टार्च होता है, ठीक है, यानी स्टार्च ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो सुक्रोज भी हो सकता है, लेकिन भैया फ्रक्टोज नहीं हो सकता। फ्रक्टोज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज मिक्सअप नहीं होता, सुक्रोज का काम आता है, तो फ्रक्टोज तो होगा नहीं, क्योंकि हम सुक्रोज की बात तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्या फॉर्म्ड हो सकता है। तो देखो आप सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज हमारा शुगर में आता है, शुगर में जब वाटर ऐड करते हो यानी जब क्वांटिटी अलग से मिलाते हो तो वहां पे सुक्रोज का यूज होता है, तो यहाँ पे सुक्रोज भी कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी तुम्हारा स्टार्च है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्या अभी भी किसी को डाउट है, इजिली देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो टेंशन मत लो सर पे कि भैया नहीं समझ में आ रहा है फलना ये वो, नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखो हर चीज सीखो कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड, अगर नाइट्रोबेंजीन को हम हीट करा दें किसके साथ में, टिन के साथ में, और कंसंट्रेटेड HCl डाल दें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल दें, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा ये बता दो भैया यहाँ पे। तो भैया सबसे पहले तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड भैया पढ़ा भी है नहीं भी पढ़ा है, तो तुम ये देखो कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा बेंजीन में Cl लगा होगा, तो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में देखो यहाँ पे टिन ऐड है, तो टिन भैया यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया का काम करता है। टिन किसका काम करता है, अमोनिया का काम करता है। ठीक है, तो भैया ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ, देखो यहाँ पे डाई मिथाइल बन रहा है, कोई काम ही नहीं डाई मिथाइल का, इसको फट से काट दो।
देखो एनिलीन तो बनेगा सीधे, एनिलीन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर बेंजीन पे अगर NH2 लगा होता तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन तो बनेगा नहीं हमारा। टिन किसका काम करता है, अमोनिया का काम करता है। टिन याद रखो अमोनिया का काम करता है। अब वहां पे टिन याद नहीं आया तो ये याद रखना कि भैया कुछ ऐसा कंपाउंड होगा जो आयरन होगा या अमोनिया होगा, यानी बहुत हार्ड कंपाउंड्स होंगे जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी है, ऑप्शन नंबर बी बच गया, उसी को मार्क करके आगे बढ़ जाओ फट से। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाले में देखो दिया हुआ है व्हाट काइंड ऑफ द कंपाउंड्स अंडरगो द कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शंस में कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं वो यहाँ पे गिव होते हैं, यानी कौन कौन से कंपाउंड्स मिलते हैं हमको। तो चलो ऑप्शन के थ्रू काटना फटाफट से शुरू करो यहाँ पे कि कौन कौन से ऑप्शंस तुम्हारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले देखो कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ में अल्फा हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं हम क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड चैप्टर में ही हमने क्या पढ़ रखा है, कैनिजारो रिएक्शन किसमें होती है, एल्डिहाइड चैप्टर में तो होती है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। तो ये तो भैया हमको हिंट मिल गई कि भैया हमको यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड हो सकता है। कीटोन हो सकता है, यहाँ पे कर सकते हैं ये भी हम, कीटोन भी कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड का ही मोस्ट कंपाउंड यही है, कीटोन हमारा कर सकते हैं। कार्बोलिक एसिड नहीं हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कार्बन के साथ में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबको लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीज गिव नहीं करेगा यहाँ पे, तो इसको काट देते हैं। अल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ अल्डिहाइड के साथ में अल्फा हाइड्रोजन डाल देते क्या उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम डालने पड़ेंगे तब जाके वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी तुम्हारा पे फिनॉल का काम करेगा, कीटोन में अगर तुम फिनॉल के साथ में रिएक्ट कराते हो तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनता, बीटा बन जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है द रेट ऑफ द पार्टिकल रिएक्शन इज गिवन बाय KAB, यानी जो तुम्हारी रेट लॉ है वो यहाँ पे पार्टिकुलर रिएक्शन को यहाँ पे कौन से फॉर्म में गिवन करती है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, तो मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, वन सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा K, यहाँ पे लिखा हुआ A, तुम्हारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ लिखा हुआ तुम्हारा B, ठीक है, ये बी लिखा हुआ है ऐसे करके। तो यहाँ पे कौन कौन दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ द बी, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करें जो कि डबल हो जाए कंसंट्रेशन उसकी बी के। तो भैया ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, क्या, बी ऑप्शन 4 टाइम्स, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हमने केमिकल रिएक्शन चैप्टर में डिटेल में जब पढ़ा था कि अगर कंसंट्रेशन को बढ़ानी है, सेकंड कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो उसको 4 गुना यानी 4 ऑफ टाइम्स हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्या, कंसंट्रेशन को। टाइम तुम जब कम करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। हाफ कर नहीं सकते क्योंकि हाफ लाइफ में ही कम होती है रिएक्शन, फुल में कम नहीं होती, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। वैसे ही 3 टाइम्स नहीं होती है, 2 टाइम्स पढ़ा ही नहीं है, ऑप्शंस में ही नहीं है, तो ये सब ऑप्शंस सिर्फ तुम लोग को बहकाने के लिए हैं। यहाँ पे तुमको एग्जामिनर क्या करेगा, परेशान करेगा, ये सब ऑप्शन रख देगा 3 4 5 6 फलना ये वो, तुमको देखना है कि तुमने क्या पढ़ा था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने चैप्टर पढ़ रखा है वो इजिली खट से आंसर दे देगा, चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस ऐसे करने बैठ गए, जब क्वेश्चन तुमको आते ही नहीं, जब क्वेश्चन देखने बैठ गए, जब तुमको चैप्टर ही नहीं आता तुम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। देखो 6 लिखा हुआ है हमारा match the types of the solutions, give the first column first to the example, give the column B। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे solution of the gas in the gas, तो solution in the gas in the gas है, तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, solution the gas in the gas, यहाँ पे क्या देखो बेसिस पे हो रहा है, तो यहाँ पे एयर यानी गैस है, तो हमारा हवा की बात हो रही होगी, यानी एयर की बात हो रही होगी, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि नहीं है। जब सॉल्यूशन ऑफ द गैस इन गैस है तो एयर की बात हो रही होगी, तो ए का यानी ए का हमको सेकंड मिल गया। आप देखो ए का सेकंड कहाँ लिखा हुआ है, देखो ए का सेकंड फर्स्ट में नहीं है, तो फर्स्ट वाला कट कर दो, फर्स्ट वाला क्या होता है, रॉन्ग हो गया हमारा। ए का देखो सेकंड यहाँ पे क्या है, थर्ड में भी नहीं है। तुरंत देखो ऑप्शंस पे आ जाओ, फर्स्ट तुमने फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही तुमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन तुमने ढूंढा, ऐसे तुम तुरंत ऑप्शंस पे आ जाओ, तुम्हारा टाइम बचेगा, ऐसे तुम्हारा टाइम क्या होगा, बचेगा ऐसे। देखो ए का सेकंड नहीं है, ये भी काट दो, देखो ऑप्शन नंबर डी हमको मिल गया यहाँ पे, तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ नंबर 7 दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज अ डाइपोल मूवमेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, यानी कि डाइपोल मूवमेंट क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो देखो हमने पढ़ रखा है कि म्यू इक्वल टू 1 तो होता ही नहीं है, क्योंकि भैया 1 क्यों नहीं होता हमारा,
कार्बन अगर किसी में होगा तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ऑक्सीजन जब ऐड होता है, नहीं कार्बन ऑक्साइड जब बनता है तो वो क्या होता है, 2 होता है। 2 कब होता है, ऑक्सीजन के साथ में 2 होता है ना। तो यहाँ पे 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ऐसे ही तुम्हारे पेपर में आंसर्स आएंगे, तुमको सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर्स को टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, जो इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स में क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, हमको ये कहा गया है। तो यहाँ पे क्या दिखाते हैं, हमने पढ़ रखा था कि यहाँ पे डक्टाइल दिखाते हैं क्या, नहीं डक्टाइल नहीं दिखाते हमको। हार्ड होते हैं क्या, नहीं अभी हार्ड भी नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं क्या, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, यानी कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, यही सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि तुम्हारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर तुमने चैप्टर्स पढ़ा है तो चैप्टर मैंने तुमको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिस भी स्टूडेंट्स को अगर चैप्टर्स वॉच करने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में तो जाके चैनल पे जाके वीडियोस को अच्छे से डिटेल में डेप्थ में हर चीज सीख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से कट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, कंसाइडर द रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंसाइडर करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा N2 प्लस में 3H2, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, अमोनिया बन जाएगा। भैया बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे क्वालिटी दिया गया है, यहाँ पे बिटवीन एक सेकंड को यहाँ पे इंक्रीज, थोड़ा देखो बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो DNS3 DT एंड DH2 अपॉन DT, ये तुमको यहाँ पे दिया, डेरिवेटिव दिया हुआ है। तुमको बताना है कि इसका यहाँ पे रिलेशन क्या होगा यहाँ पे। तो भैया सिंपल सी बात है कि इसका रिलेशन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, ऑप्शन के थ्रू हटाते समझ में आ जाएगा। देखो NH3 अपॉन DT 3/2 तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन फट से कट कर दो। डबल तो होगा नहीं, हमको हाफ करना है ना, उसके पीछे रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे ये चीज होगा नहीं। ठीक है, 2/3 भी नहीं होगा। 2/3 क्यों नहीं होगा भैया, यहाँ पे भैया यहाँ पे हम सिर्फ सिमिलर कंडीशंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशन थोड़ी ना है। देखो यहाँ पे भी NH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी N2 लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है, सिमिलर करना है, यानी मिक्स, यानी हमको क्या करना है, ऐड करना है, उसके कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है। बी देखो 1 माइनस का 1/3 एंड DT अपॉन में NH3 अपॉन DT, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं ना, किसकी रिएक्शन को, जो अमोनिया दिया हुआ है और जो H2 दिया हुआ है उसको डेरिवेटिव को देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी द बेस्ट डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग। जो बेंजल्डिहाइड और एसीटोन है, या इसमें से बेस्ट डिस्टिंग्विश कौन सा है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे जो ऑप्शन तुम्हारा कौन से ऑप्शन है यहाँ पे, चलो देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोक्सीन नहीं होगा। बेंजल्डिहाइड की बात हो रही है ना, बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन की बात हो रही है, एसीटोन की बात हो रही है। बेंजल्डिहाइड एसीटोन को तुम मिक्स कर देते हो तो भैया क्या बनता है तुम्हारा, टॉलेंस रिएजेंट बनता है। याद रखो, टॉलेंस रिएजेंट में तुम लोग को बताया है कि अगर तुम बेंजल्डिहाइड को लेते हो, एसीटोन को लेते हो, तो तुम यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट को फॉर्म करोगे। आई होप कि क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन को बहुत बताया है मैंने। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन इज यूज्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या हम यूज करेंगे, कौन सी प्रिपरेशन यूज करेंगे। 11th ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है वो ईथर रहने वाला है। भैया ईथर में हमने पढ़ रखा है, ईथर को हम लेते हैं विलियम सिंथेसिस रिएक्शंस में, तब जो आपकी हमारी रिएक्शंस है वो कम होती है। यहाँ पे अल्डिहाइड की बात ही नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल थोड़ी ना मिला दोगे तुम। ठीक है, एल्किल डिहाइड यानी अल्कोहल है, फिर से तुम मिला दोगे तो सारे एल्डिहाइड के ग्रुप में, तो इनको नहीं मिलाओगे। ईथर की बात होगी, फटाक से ऐसा लगा देना, जो भी सब ये एल्डिहाइड फलना लगा रहे हैं वो सब नासा जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो भाई ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो नासा जाने से बचना चाहते हो तो फटाफट से जो ऑप्शन नंबर ए है वो लगा देना। ठीक है सारे स्टूडेंट्स। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग द नाइट्रोबेंजीन टू एलिलीन। ऐसी कौन सी फॉलोइंग है जो यहाँ पे गुड चॉइस नहीं है तुम लोगों के लिए। अगर तुम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर देते हो एलिलीन के साथ में, तो कौन सी ऐसी गुड चॉइस है वो जो कि तुमको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करती है, कौन सी गुड चॉइस है यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है, अगर तुम वो मिक्स कर देते हो तो ये बेस्ट चॉइस नहीं होगी। तुम्हारा जो डेटा जो हमारा जो कंपाउंड आएगा ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा गैस के साथ में। तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, SnCl यूज कर सकते हो, H2HI यूज कर सकते हो, फ्री Fe और Cl यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13 पे देखते हैं। एसेशन रीजन के क्वेश्चन तुमको यहाँ पे सिर्फ तुमको यहाँ पे हिंदी में मतलब समझो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो।
हिंदी मतलब समझो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। कैसे समझना है यहाँ पे देखो, लॉजिक नहीं लगाना है कि समझ रहे हो अरे यार H2 फलना ये था वो था, एक्टिवेशन एनर्जी आई थी फल, नहीं ये सब कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसएचएम में लिखा हुआ है हमारा विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। क्या विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होती है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जब विटामिन सी बॉडी में एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी, जब स्टोर ही नहीं होगी तो यहाँ पे तुम कैसे वो करोगे? ठीक है, नहीं यहाँ पे कैन नॉट बी स्टोर्ड, हाँ तो बॉडी स्टोर्ड ही नहीं होगी तो बॉडी वर्क ही नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये, कि बिल्कुल क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रही है। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, क्या स्टोर्ड नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसे नहीं स्टोर्ड हो सकती, विटामिन सी हमको चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट बता रहे हैं, सही वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल एंड रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तुम्हारा यूरिन में अगर हमको यहाँ पे एक्सक्रीट कराना है वाटर सोल्यूबल को विटामिन सी में तो बिल्कुल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए और बी है, यानी ए फर्स्ट असर्शन रीजन, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, नहीं ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन देखो दिया हुआ है असर्शन एंड रीजन में। देखो क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, आइसोब्यूटिल डज नॉट हैव द आइडो टेस्ट। जो आइडो फॉर्म है क्या वो आइडो फॉर्म टेस्ट को गिव नहीं करता है क्या? ये हमसे कहा गया है, ये हमसे कहा गया है कि आइडोब्यूटल जो टेस्ट है वो यहाँ पे आइडो फॉर्म में क्या करता है, गिव नहीं करता है क्या? ये हमसे कहा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हाँ बिल्कुल सही है, एग्जिस्ट नहीं करता, सही बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो आइडोब्यूटल जो टेस्ट है हमारा है वो आइडो फॉर्म में गिव नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा हुआ है हमारा देखो यहाँ पे, इट इज नॉट हैव द अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देते क्या? बिल्कुल गलत बात है, अल्फा हाइड्रोजन से ही तो बनता है आइडो फॉर्म टेस्ट, अल्फा हाइड्रोजन से तो बनता है हमारा गिव फॉर्म टेस्ट। तो जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स बता देना भाई इजली। 15 को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द मोनोहेलो एलियंस फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा मोनोहेलो एरियंस है वो क्या यहाँ पे फर्दर अगर तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दो ऑर्थो पैरा में पोजीशंस में तो तुम यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? तो भैया कुछ फॉर्म नहीं होगा, जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। तो ये तो भैया यहाँ पे सही बात कह रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा यहाँ पे रीजन में, हेलोजन एटम इज अ रिंग डाइवेक्टर। नहीं, हेलोजन जो एटम है वो डाइवेक्टर नहीं होता है, ये इसका क्या है एक्सप्लेनेशन है। बी इसका क्या एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है यानी ए और बी एंड आर इज ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो जो राइट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 16 एंड 17 तुम लोगों को होमवर्क दिए, सॉरी 16 और 16 तक तुम लोग को होमवर्क है। 16 में आंसर तुम लोग पढ़ के मुझे कमेंट्स में तुम लोग बताओगे कि कैसे भैया ये इसका आंसर क्या होगा। 16 का मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, दे दूँ होमवर्क की बता दूँ? चलो बता ही देते हैं, तुम लोग कहोगे कि भैया आपने बताया नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द डाइमेथाइल ईथर। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट अगर एथेनॉल का है, अगर तुम उसको हाई लेवल पे हीट कर दो तो यहाँ पे डाइमेथाइल ईथर बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। एथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू द hydrogen bonding whereas ethanol molecules are associated through the hydrogen bonding whereas dimethyl is not the possible। तो यहाँ पे को फलना फलना चीजें लिखी, मान लो तुमको समझ में नहीं आया, मान लो सेकंड ऑप्शन तुमको समझ में नहीं आया, तुमको ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर तुम एथेनॉल मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कराते हो तो उसका कोई मतलब बनेगा क्या? मतलब बनेगा? अगर एथेनॉल में तुम H2O डाल दोगे तो ये मतलब बनेगा क्या? देखो मतलब तो बनेगा, लेकिन डाइथाइल ईथर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के साथ में डाइमिथाइल ईथर की क्या करनी पड़ेगी हमको? क्या करनी पड़ेगी? बॉन्डिंग करानी पड़ेगी। तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो तो बात सही कह रहे हैं कि हमको बॉन्डिंग करानी पड़ेगी। तो जो ऑप्शन नंबर जो ए तुम्हारा है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तुम पढ़ के आंसर्स को एनालिसिस कर सकते हो। जिसको नहीं समझ में आया है, जिसको लग रहा है कि भैया क्वेश्चन अभी तक टफ हैं, तो कोई इशू नहीं है, सीख लो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन निकालना है। आगे आने वाले और पेपर्स होंगे, उसमें हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हारी जो स्किल है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन की देख लेते हैं। विशा टुक द टू aqueous solution on one containing 7.5 gram of urea, molar mass of 60 gram of moles, and the other containing the 42.75 gram of the substance Z in the 100 gram of water respectively। तुमसे साफ साफ कहा जा रहा है कि विशाल ने दो aqueous solutions को लिया, विशाल ने दो aqueous solutions को क्या लिया, एक ने क्या कंटेन किया, यूरिया को कंटेन किया 7.5 ग्राम, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल दिया हुआ है,
कंटेन किया मोलर ग्राम मास को 42.75 ग्राम में। तो इसका जो सब्सटेंस आएगा, जेड का सब्सटेंस आएगा, वो आएगा 100 ग्राम ऑफ वाटर को अभी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम को फॉर्म किया गया है वो ये किया गया है कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सोल्यूशन हमारा है दोनों साइड वो सेम टेम्परेचर पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर सेम टेम्परेचर पे रिप्रेजेंट हो रहा है तो कैसे हो रहा है वो बताओ, एंड यहाँ पे कैलकुलेट करो मोलर मास ऑफ जेड का। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू के एफ। ये फॉर्मूला तुम यूज करोगे। डेल्टा एफ भैया यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है ना यहाँ पे, अरे फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है ना यहाँ पे, कैसे बात हो रही है भैया यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की। देखो हमसे क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया है कि जो दो क्वेश्चन सॉल्यूशन हमने लिए तो यहाँ पे हमको क्या कर दो, सेम टेम्परेचर पे क्या कर दो, इक्वली कर दो उसको। जब सेम टेम्परेचर की बात आती है, जब टेम्परेचर की बात आती है तो तुम फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर तब देखोगे जब तुम्हारी हीट की बात आएगी। जब हीट की बात आएगी, क्वेश्चन की बात आएगी तो तुम हीट को देखोगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट को देखोगे। जब सेम टेम्परेचर की बात आएगी तुम उसको देखोगे, यहाँ पे किसको देखोगे, डेल्टा टी एफ को देखोगे। मोलैलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे मोलैलिटी की देखो बात करी गई, यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं यहाँ पे क्या, यूरिया को। तो ये यूरिया किस में आता है, मोलैलिटी में आता है। कि अब तो यहाँ पे ले लोगे, सारे ऑप्शंस को रख देना यहाँ पे, एंड तुम्हारा जो आंसर है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। देख सकते हो मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, 7.60 इंटू 1000, एंड यहाँ पे देख सकते हो 6 सेकेंड 42/m मोलैरिटी इंटू 1000। यहाँ पे तुम क्या करोगे, इंटू करके यहाँ पे 360 तुम्हारा जो आंसर है वो यहाँ पे मोलर मास क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब ये 1000 कहाँ से आ गया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हमारा 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो डबल 100 ग्राम ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई करो, दो सब्सटेंसेस हमारे हैं ना, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा तुम्हारा 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे तुम करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो इंटू लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे करके मैं फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पे दिखा हुआ हमारा और भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, व्हाई आर द एक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन द कंपेनियन टू द वार्म वाटर। क्यों जो एक्वेटिक स्पीशीज है वो मोर कंफर्टेबल क्यों रहते हैं कोल्ड वाटर में इन कंपेरिजन किया जाए गर्म पानी से। ठीक है, तो इसका रीजन भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा बढ़िया से। ठीक है, एट द गिवन प्रेशर एट द सोल्युबिलिटी द ऑक्सीजन इन वाटर इंक्रीजेज। जब कोई भी गिवन प्रेशर अगर तुम दोगे, किसी भी सोल्युबिलिटी के ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है वो अगर वाटर के साथ में इंक्रीज हो रही है तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो कंसंट्रेशन है किसकी, ऑक्सीजन की, वो यहाँ पे सी लेवल में क्या हो जाएगी, कोल्ड वाटर के साथ में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो हमारा यहाँ पे प्रेशर्स है, जो जो हमारे प्रेशर्स हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। किसके प्रेजेंस में होंगे, जो ऑक्सीजन हमारा है और ऑक्सीजन के साथ में जो टेम्परेचर लो हुआ है, टेम्परेचर जो लो हो गया है वो यहाँ पे एक्वेटिक स्पीशीज के साथ में कंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए जो स्पीशीज होते हैं वो कोल्ड वाटर में, यानी कोल्ड जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, कंफर्टेबल होते हैं, कि वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल अमाउंट में रहता है, यानी उनके स्किन का जो टेम्परेचर होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो उनके क्या हो जाएगा, इक्वली वे में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 18 यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होंगी, देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज होती हैं जो यहाँ पे एनर्जीज को स्प्लिट करती हैं, और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज हैं वो यहाँ पे क्या करती है, रिप्रेजेंट करती हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इंक्रीज कर देती हैं, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यानी उसके जो लिगेंड बॉन्ड्स हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हारी रिप्रेजेंट करती है। क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो यहाँ पे फॉर्मेशन कराते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यानी कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सब चीज़ों में क्या कराते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। एंड यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स कैन एज अ रिएक्ट catalyst because these can change their the oxidation state. How does the Fe catalyze the reaction between the iodide and परसल्फाइड आयंस। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल्स तुम्हारे हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे कैटलिस्ट में, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे चेंज हो रही होगी। जैसे हमारा ट्रांजिशन मेटल्स जो हो रहे होंगे वो चेंज हो रहे होंगे, उनका जो कैटलिस्ट है वो अगर चेंज हो रहा होगा तो भैया सिंपल सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रही होगी। तो जब ये चेंज हो रही होगी तो यहाँ पे हम कैसे जो आयरन तुम्हारा है उसके जो कैटलिस्ट है उनके रिएक्शन के थ्रू, यानी आयोडाइड और यहाँ पे परसल्फाइड आयंस के बीच में हम कैसे इनके बीच में रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैटलाइज कर सकते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा चेंज हो रहा है ऑक्सीजन स्टेट को लेकर के वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा उनके आयोडाइड और परसल्फाइड के बीच में। उसके जो कैटलिस्ट होंगे वो यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे ये कोई रिएक्शन हमारी दिया गया इसको फॉर्म करेंगे। अगर रिएक्शन नहीं भी लिखते हो तो कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ तुम ये लिख दोगे, तुम्हारा आंसर जो है फॉर्मली करेक्ट है।
ठीक है। बट जिसको अगर लिखना है ये तो वो ये लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ दिया गया है, यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दी। देखो 2Fe3+ लेंगे, आयोडाइड मिलाएंगे, तो यहाँ पे 2Fe+2+ और I2 निकल जाएगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन हमारी कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे। इन द रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ एक्स इन द रिएक्टेंट ऑफ एक्स इज ट्रिपल्ड, यानी हमने क्या किया, रिएक्शन लिया, उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी उसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसको ट्रिपल कर दिया। एंड यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हमने क्या कर दिया, 27 टाइम्स हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी आगे देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन दिया गया है, अगर तुम रेट को यहाँ पे लेते हो, यानी रेट को तुम लेते हो यहाँ पे, तुम्हारा रेट है जो वो एक्स के बी के बराबर हो जाएगा। 27 जो रेट तुम्हारा है वो 3x के बराबर हो जाएगा। 27 डिग्री है तुम्हारी इक्वल टू 3 टेंसिटी के बराबर हो गया। पी के टू थर्ड ऑर्डर जो तुम्हारा है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन द एक्सेस। एग्जांपल तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर, ये सेकंड वाले का ऑप्शन है। सेकंड वाला देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा जो स्टेट ऑफ कंडीशंस है वो यहाँ पे बायोमोलिकुलर रिएक्शंस में कैसे तुम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्म करोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तुमने क्या कर रखा है, तुमने हाइड्रोलिसिस कराते हो इसकी, ईस्टर की, और यहाँ पे क्या रखते हैं मतलब फर्स्ट ऑफ रिएक्शंस में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रिएक्शंस आती है उसको डबल कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या कराओगे तुम, सुक्रोज ले सकते हो। ठीक है, ईस्टर ले सकते हो, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल प्रेजेंट है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि विच टाइप ऑफ द रिएक्शन वन ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी सेम वैल्यू, ऑर्डर मोलिकुलरिटी में सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सेम वैल्यू तुमको रिप्रेजेंट करती है ऑर्डर मोलिकुलरिटी में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी सिंगल स्टेप में, यानी सिंगल ही स्टेप में जो रिएक्शन है, यानी सिंगल स्टेप में जो ऑर्डर है मोलिकुलरिटी है वो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 21 देखो दिया है हमारा, कंप्लीट द सिंथेसिस ऑफ द ये कंपाउंड। देखो कंपाउंड दिया गया है हमारा, अब इस कंपाउंड को कैसे पहचानना है, देखो यहाँ पे दिया गया है तुम्हारा, ऐसा मतलब कंपाउंड तुमको मिलता है। 1 सेकेंड, हाँ देखो देखो यहाँ पे तुमको मान लो कंपाउंड मिलता है तो तुमको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो तुमको खाली ये कंपाउंड दिया गया है, तुमने क्या किया, पहले O2 डाला, O3 जैसे तुम डालोगे तो सबसे पहले क्या बना होगा, बाईसाइक्लोडायोडीन बना होगा। भैया ये कैसे बताएंगे कैसे ये चीज़ बनी होगी। अगर मान लो जैसे यहाँ पे 2 ओजोनाइड बन रहा है, देखो यहाँ पे ओजोनाइड लिखा हुआ है ना, 2 ओजोनाइड बन रहा है। तो ये सोच लो कि अगर तुम ओजोनाइड में अगर तुम यहाँ पे ये चीज़ डालते हो, क्या डालते हो, O2 डालते हो अगर, तो सबसे पहले ये देखो कि डाईसाइक्लो हेक्सोब्यूटीन लिखा बना होगा। जब ये बना होगा उसके बाद ही एक रिएक्शन यानी कंपाउंड बना होगा। तो तुमने इसको क्या कर दिया, मिक्स करके ये कंपाउंड ने बनाया। उसके बाद तुमने क्या किया, जिंक और H2O डाल दिया। जिंक H2O तुमको अभी नहीं डालना है, तुमको सिर्फ एक कंपाउंड डालना है। तुमने H2O के साथ में क्या डाला, तुमने ओजोनाइड के साथ में H2O डाल दिया। तुमने क्या किया यहाँ पे देखो, तुमने ओजोनाइड लिया और तुमने क्या किया, H2O डाल दिया। जैसे तुमने H2O डाला तुमको क्या मिल गया, ये बन गया। ठीक है, बाईसाइक्लोहेक्सेन बन गया तुम्हारा। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, जिंक H2O डाल दिया इसी में, तुमको क्या मिल गया यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। ठीक है, तुमको ऐसे रिएक्शन को सॉल्व करना है। फिर लिखा गया हमारा इन द बटन सेल वाइडली यूज इन द वॉचेस एंड द अदर डिवाइसेज इन द फॉलोइंग टेक प्लेस। तो देखो ये रिएक्शन दिया गया हमारा, जिंक प्लस Ag2O प्लस में H2O जिंक 2+ दिया गया। तो उसमें रिएक्शन पहचानने की भैया कौन सी रिएक्शन है, वो कौन सी रिएक्शन को प्रेजेंट कर रही है। तो देखो यहाँ पे दिया है हमारा जिंक जो Ag2O लिखा है वो रिड्यूस कर रहा है अपने आयंस को, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चल रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम अगर तुम यहाँ पे Ag2 को लेते हो यानी एल्यूमिनियम सिल्वर को लेते हो तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सिल्वर और जिंक है वो यहाँ पे अपनी अपनी चार्जेस को रिप्रेजेंट करेंगे। इनके जो चार्जेस होता है इनको तुम प्लस कर दोगे तो यहाँ पे 1.104 वोल्ट आ जाएगा। फिर तुम गिब्स फ्री एनर्जी की, जो कि मैंने तुमको फॉर्मूला बताया है, ऊपर कैसे भैया यूज करना है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला को, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। यहाँ पे अगर तुमको जैसे ही पूछा जाए कि बटन सेल की बात करी जाए, अगर सेल की बात करी जाए तो ये याद रखना कि इससे तुमको गिब्स फ्री एनर्जी की बात करी जा रही होगी। अगर तुम बटन सेल की बात करी जाएगी तो तुम ये याद रखना कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला तुमको लगाना ही लगाना है। और डिवाइसेज एंड वॉचेस की बात करी जाएगी, तुम ये याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करी जा रही होगी, सबसे पहले ये देखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमको पहले लगाना है, उसके बाद तुमको गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके तुमने ये लगाया, फॉर्मूला को रखोगे, ये फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए, सेकंड ऑर्डर ऑफ बी। फर्स्ट ऑर्डर में ए है, सेकंड ऑर्डर ऑफ बी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है हमारा राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लिखा हुआ है व्हाट इज द रेट इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द 3 टाइम्स रेट, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ ए एंड बी इज डबल्ड। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे आंसर्स, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो तुमको ये रिप्रेजेंट करेगी, जो कंसंट्रेशन है वो तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, थर्ड में ये लिखा हुआ, भैया ये रिप्रेजेंट कैसे करना है, तुमको डेरिवेटिव तो याद है ना,
डेरिवेटिव मैंने तुम लोगों को बताया था किसका भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन है? रेट इक्वेशन में तुम लोगों को बताया था ना, बताया था रेट इक्वेशन, बताया था कि रेट इक्वेशन में क्या होता है, टेम्परेचर्स है, ठीक है, सरफेस है, वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो तुम यहाँ पे इस रिएक्शन का फॉर्मुला रखोगे, के में ए बी लगाओगे, उसके बाद कहा गया यहाँ पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स की बात करी जा रही है तो फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकंड टाइम ये हो गया, सेकंड टाइम 3 रखोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे के से तो 9 के आ जाएगा, उसके बाद फिर तुमने किया 3 टाइम्स हो गया। यही फिर आगे आओगे तो देखो यहाँ पे रिएक्शन इंक्रीज हुई, कंसंट्रेशन बोथ ए एंड बी में क्या हो रही है, डबल हो रही है। डबल जब हो रही है तो यहाँ पे फर्स्ट में लगाओगे, टू में रख दो दोनों दो, और टू से टू को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, वो अगर डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 को कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया ए बी के स्क्वायर के साथ में। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे 24 में, अ कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O इन द ऑक्सीडेशन फॉर्म, कंपाउंड बी द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड द रिएक्शन ऑफ द CS3 MgBr फॉलोइंग द हाइड्रोलिसिस गिव्स द आइडेंटिफाई द A B and C, इसे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग को प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे 24 में देखो यहाँ पे आंसर्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, द कंपाउंड ऑफ द C4H10 एंड द आइडोफॉर्म टेस्ट, जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, जो C4H10 तुम्हारा कंपाउंड है, वो यहाँ पे कंपाउंड को रिएक्ट कराओगे तो मिथाइल कीटोन के साथ में, तो ये कंपाउंड रिएक्ट होगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा जो कंपाउंड लिखा हुआ है वो यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तुम्हारा CH3 CHOH एंड CH2OH, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कंफर्म हो जाएगी। तो ये रिएक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन करोगे तुम, ठीक है। देखो रिएक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखो कि तुमको क्या रिएक्शन पूछी गई है। तुमसे पहले पूछा गया है कि जो C4H10 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो यहाँ पे C4H10 हमने ये बना लिया, C4H10 हमने ये बना लिया। फिर हमसे कहा गया कि हमको आइडो फॉर्म टेस्ट करना है, यानी हमको आई डालना है, यानी आइडो फॉर्म डालना है। तुम ऑक्सीडेशन कराएंगे, आइडो तुम जैसे ही डालोगे तुमको ये मिल जाएगा, ये कंपाउंड मिल जाएगा। क्या मिल गया, CH3 MgBr मिल गया। फिर तुमने क्या किया, इसी के एनालिसिस को मिथाइल कीटोन के साथ डाला। तुम जैसे कीटोन डालोगे तुम यहाँ पे तुमको क्या मिल जाएगा, देखो CH3 CO CH3 CH3 ये मिल जाएगा तुमको, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3 रिएक्शन हमको दिया गया है। फिनॉल से हमको क्या बनाना है, यहाँ पे ओ हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड बनाना है। तो देखो यहाँ पे बन जाएगा हमारा ओ हाइड्रोक्सी हेलोकेन्स एंड NaOH, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा रीमाटेबल रिएक्शन दिया गया है वो मिल जाएगी। यहाँ भी रिएक्शन कंफर्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चंस को देख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन। ऊपर मैंने तुम लोगों को बता दिया कैनिज़ेरो रिएक्शन कैसे प्रेजेंट करनी है। इथेनॉल से 3 हाइड्रोब्यूटिल कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लेम्सन रिएक्शन दिया हुआ है। क्लेम्सन रिएक्शन क्या होती है हमारी, कोई भी एक कार्बनिकल ग्रुप है वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है CH2 ग्रुप में। अगर तुम ट्रीटमेंट कराते हो जिंक और अमलगम की, तो वो कंसंट्रेट होने के साथ में क्या निकल जाता है तुम्हारे यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाता है। जो रिएक्शन है क्लेम्सन रिडक्शन की वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो देखो 2 रिएक्शन दोनों दिया गया है, दोनों में कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है, दोनों रिएक्शन सही है। सेकेंड में हमको दिया गया है, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द कंजर्वेशंस, राइट द कंप्लीट इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दिया गया हमारा। एथेनॉल से 3 हाइड्रोब्यूटेनॉल बनाना है, बेंजिल डिहाइडो से बेंजिलोफोन बनाना है। तो देखो यहाँ पे ए में दिया गया है हमको ए एथेनॉल टू 3 हाइड्रोब्यूटेनॉल। तो देखो ये रिएक्शन हमारी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी भैया, 2CH3 हमने लिया तो ये इथेनॉल हमारा हो गया, इसमें CHO डाल देंगे। डाई NaOH हमको कहा ही गया एल्डोल कंसंट्रेशन रिएक्शन होती है वो डाल देंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। बेंजल डिहाइड में बेंजोफिनोल बनाना है हमको यहाँ पे, तो CHO को बेंजल डिहाइड होता है हमारा। मैंने सारे फॉर्मुले, सारे कंपाउंड्स, सारे चैप्टर्स में बता रखे हैं। अगर चैप्टर्स वॉच नहीं किया तो भाई इजीली कुछ नहीं हो सकता। फिर चैप्टर्स को पहले वॉच कर लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखना, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे ये चीज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। 26 क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोडाइड ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ द pH10। जब pH10 है यार तो सिंपल सी बात है कि जो रिएक्शन हमारी है, अगर तुम यहाँ पे H2 को तोड़ोगे तो यहाँ पे तुम्हारी जो फॉर्मूला लगता है नेरेट इक्वेशन का, वो लगा के सॉल्व कर लोगे इजीली, यहाँ पे जो आंसर तुम्हारा है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ नेरेट इक्वेशन लगानी है। नेरेट इक्वेशन में तुम लोग को पढ़ा रखा है किसमें, सॉल्यूशन चैप्टर में, आई होप कि पता होगा, ठीक है। E0 इक्वल टू E0 माइनस का 0.59 अपॉन में n log 1 अपॉन में h होता है। तो यहाँ पे तुम वैल्यूज को पुट करो, पुट करेंगे बाद 10 की पावर 10 आ जाएगा। तो यानी तुम्हारा जो फॉर्मुला होता है वो आता है 0.59 वोल्ट। अब भैया यहाँ पे ये दिमाग मेरा क्लिक नहीं होगा कि भैया इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। तुमको अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, देखो जैसे मान लो 10 की पावर 10 लिखा गया है, 10 की पावर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है, तो सिंपल सी बात है उसको छोड़ दो, तुम सिर्फ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में तुम्हारा जितना भी आंसर आ रहा है तुम उसको फॉर्म कर दो, वही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आ रहा है, वही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 27 दिया गया थर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद द इक्वेशंस NaOH और SN1 मैकेनिज्म में SN2 रिएक्शन में कराना है तो कैसे कराएंगे भैया यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे SN1 रिएक्शन में तुम्हारा ये दिया गया है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगी, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 28 को सिर्फ रिएक्शन करनी है, रिएक्शन कर सकते हो, कैसे करना भैया रिएक्शन बता दो एक बार। देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन लिखी गई है हमारी 28 की लिखी गई, हाँ ये लिखी गई है। ये रिएक्शन को यहाँ पे लिया हमने CH3 CH3Br, तो यहाँ पे क्या एनिमेशन कराएंगे यहाँ पे, तो टर्ड ब्यूटिल कार्बोकटायन निकल जाएगा हमारा। फिर हम यहाँ पे डालेंगे OH फास्ट, यहाँ पे टर्ड ब्यूटिल जो अल्कोहल है हमारा वो निकल जाएगा। तुमको रिएक्शन करानी है किसके मन में 1 CrO2 Cr2O7 2+ में, यहाँ पे फेराडेज डालोगे, वो चीज़ कंफर्म करा दोगे। पैसेज देखो यहाँ पे आके 29 तुम्हारा पैसेज है, 29 तुम्हारा पैसेज है। ठीक है, इस पैसेज को चलो पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स हमको मिलते हैं। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स हैव द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स आइदर इन द न्यूट्रल एटम और they are the ions. The presence of the partially filled d orbitals in the atoms makes the transition elements different from of the non transition elements. तुमसे ये कहा जा रहा है कि ट्रांजिशन में जितने भी मेटल्स होते हैं वो यहाँ पे इनकम्प्लीट रहते हैं डी सबशेल में, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म करते हैं वो लोग, क्या न्यूट्रल फॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लस और निगेटिव साइन न्यूट्रल होता है वहाँ पे। कुछ ऐसे आयंस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, किसके प्रेजेंस में होते हैं, जो पार्शियली फिल्ड, जितने भी पार्शियली फिल्ड हैं डी ऑर्बिटल्स एटम्स में, वो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट्स में प्रेजेंट कर देते हैं। नॉन ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, उन कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। यानी मैंने तुमसे क्या कहा, या देखो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, देखो मान लो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि भैया क्या लिखा हुआ है फलना ये वो ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो रही है, तो ये याद रखो कि ट्रांजिशन मेटल्स किस में पढ़ा था हमने, ट्रांजिशन मेटल्स किस में पढ़ा था, DNF ब्लॉक में पढ़ा था भैया। तो DNF ब्लॉक का समझो, तो अगर तुमने DNF ब्लॉक चैप्टर पढ़ा है तो तुम सारे क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, सारे क्वेश्चन को टैकल कर लोगे बिना पढ़े। ठीक है, अब कैसे करना है, मान लो तुमने कुछ सब चीज पढ़ी, चलो एक बार पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स दीज एलिमेंट्स exhibited certain characteristics properties such as display of the variety of oxidation। यानी d ऑर्बिटल्स में जितने भी फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पे, जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करेंगे। जितनी भी वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट हैं, ऑक्सीजन स्टेट में क्या है, केमिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सीजन स्टेट में हो गए, कलर फॉर्मेशन में हो गए, ठीक है, उनको क्या करेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, नहीं देखेंगे डी ऑर्बिटल्स प्रॉपर्टीज में। विद द वैरायटी ऑफ लीगेंड, जितनी वैरायटी ऑफ लीगेंड्स हैं वो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स को क्या करेंगे, उनके कंपाउंड्स को एग्जिबिट करेंगे। जैसे एग्जिबिट करेंगे यहाँ पे कैटलिक प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे पैरामेट्रिक जो बिहेवियर है वो फॉर्म हो जाएगा। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही हाइड यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा लो वॉलेटिलिटी में फॉर्म होंगे। जो एग्जामिनेशन है E=E नॉट वैल्यूज शो द ट्रेंड्स। तो हमको फलना ये मान लो कि तुमने कुछ भी फलना ये पढ़ा कि हाँ ट्रांजिशन मेटल्स है वो ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे DNF ब्लॉक की बात हो रही है। सिंपल ये समझ लो। देखो टेबल दिया गया हमको, वैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इसकी वैलेंसी दिया गया। अब चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया हमारे यहाँ पे, ऑन व्हाट द बेसिस Cu ट्रांजिशन एलिमेंट्स एच इज जिंक इज नॉट एटॉमिक नंबर को ये दिया गया है। हमसे ये कहा गया है कि जो हमारा यहाँ पे कॉपर है वो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो जिंक है उससे बेहतर है या उससे कम है, यानी इसकी वैलेंसी की बात करी जा रही है। तो देखो सिंपल से है, तुम आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाँ देखो ये लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, कॉपर हैज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो इनकम्प्लीट होती है, ये तुम जानते ही हो। कॉपर पर 2+ आयन है, जिंक की वैलेंसी के जिंक को अगर देना है तो कॉपर में 2+ आयन को ऐड करेंगे यानी रिमूव करेंगे, तब तुम जाके जिंक को दे सकते हो। तो यहाँ पे चीज फॉर्म हो जाएगी, जिंक हैज अ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जिंक हमारा फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, सबसे तुम्हारा 2+ आयन देता है उस चीज से, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा अगर तुमने चैप्टर को पढ़ रखा है। तुमको अगर पैसेज नहीं समझ में आ रहा है तुम ये देख लो कि कौन से चैप्टर का है। देखो चैप्टर समझ में आ गया, अब तुम सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। ऐसे देखो सेकंड ऑप्शन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन दिया गया हमारा, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया हमको यहाँ पे कि व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। क्यों ऐसे कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट को शो करते हैं, जो शो नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ शो करते हैं, नॉट नहीं शो करते हैं बट शो करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से होंगे देखो यहाँ पे दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो N-1 डी ऑर्बिटल है यानी सबशेल जो है वो यहाँ पे क्या करता है, फॉर्मेशन कराता है बॉन्ड्स का जो कंपैरेटेबल है, जिसकी एनर्जीज कंपैरेटेबल है। किनके प्रेजेंस में है, यहाँ पे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में है, डी ऑर्बिटल्स के प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे ये चीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है।
थर्ड में ऐसे देखो थर्ड भी सॉल्व हो जाएगा। वैलेडियम एंड कॉपर दिया कि हमको एक वैलेंसी दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इरेगुलर वैल्यूज को फॉर्म करोगे, सब्लिमेशन थैलेपीज को रखोगे, बस ये चीज प्रेजेंट कर देनी है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल देखो यहाँ पे सेम बात हो रही है, ट्रांजिशन मेटल्स की यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन जो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो यहाँ पे कैसे फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंटली फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल जितने भी हैं उनको तुम ऑक्सीजन स्टेट में +1 के थ्रू लेके चलोगे, ये जितने भी तुम्हारे नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसको तुम +2 लेके चलोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी और में देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कुछ स्पीशीज दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है, तुमको यहाँ पे वैलेंसी चेक करनी है। कॉपर की 2+ है, 3+ करने के लिए हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मोल स्टेबल करने के लिए। T2G हमारा क्या करता है, गैस को ऊपर करता है, यानी जो ऊपर अगर हो रहा होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर तुम्हारा G होगा यानी सिर्फ G होगा तो यहाँ पे तुम्हारा डायमैग्नेटिक होगा। अगर तुम्हारी T2G की बात करी जा रही है हमारी कन्फिगरेशन तुम्हारी Mn3 से Mn2 हो रही होगी, तो यहाँ पे हाफ फील्ड हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। लास्ट के 30 एंड यहाँ पे जो 31 क्वेश्चंस हैं इसको तुम लोग यहाँ पे ट्राई करना, इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो तुम मुझे कमेंट्स बताना, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट्स बताना। ठीक है, समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट्स बता देना। इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, अभी सुन लो ध्यान से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सॉरी ये हमारा गाइस देखो क्या बोलो, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो देखो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। कहाँ मिलेगा इसका लिंक, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका लिंक, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे लिंक्स एंड एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस वो सब प्रोवाइड होते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा ग्रुप है। ये हमारा कौन सा चैनल है भैया, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है। इसमें तुम लोग को लिंक्स, नोटिफिकेशन, सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट है, एडमिट कार्ड अपडेट, सब अपडेट्स तुम्हें फल जितनी भी चीजें हैं तुम्हारी सब तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डिस्कशन चैनल है, इस पर तुम डिस्कशन कर सकते हो, तुम्हारा जो भी डाउट है तुम उससे बात कर सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो आज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखो, बार बार देखो, कंसेप्ट में क्लैरिटी रखो कि ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है, ऐसे क्वेश्चन को समझना है, ऐसे क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।